आज हम मिलवाने वाले हैं आपको एक ऐसी शख्सियत से जिनकी उम्र तो बेहद कम है, लेकिन उन्होंने रिकॉर्ड्स की और जो जो मेडल्स हैं उनकी झड़ी लगा दी है। हमारे साथ मौजूद हैं आदर्श सिंह, जो कि शूटर हैं। 50 से ज़्यादा नेशनल मेडल्स हैं इनके पास शूटिंग के, और 25 से ज़्यादा इंटरनेशनल मेडल्स हैं। और अभी भी इन्होंने हाल ही में एक नेशनल जो रिकॉर्ड था उसको ब्रेक किया है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आदर्श सिंह। आदर्श, सबसे पहले तो आपको इतने मेडल्स जीतने की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। अच्छा, जो कल अब जो इवेंट था, जो कल का, सबसे पहले हम उसी की बात करते हैं। तो वो एग्जैक्टली क्या इवेंट था और क्या रिकॉर्ड बनाया आपने? 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल मेन जो था वो इवेंट था, एंड उसके अंदर मैंने 583 स्कोर किया है, जो कि आई थिंक अराउंड 20-30 ईयर से किसी ने नहीं मारा है इलेक्ट्रॉनिक टारगेट्स पे। एंड जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो उससे बस एक ही पॉइंट कम है, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड 1983 में सेट हुआ था, जिस टाइम पे पिस्टल की रूल्स और रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा अलग थी एंड शूटिंग कंपैरेटिवली थोड़ी सी इजी थी। तो अब जो आपने जो रिकॉर्ड नया सेट किया है, और जो आप बता रहे हैं कि इंटरनेशनल जो रिकॉर्ड है उससे एक पॉइंट कम है, अभी तक का जो नेशनल रिकॉर्ड जो था वो कितने का था? अभी तक नेशनल रिकॉर्ड जो था वो जसपाल राणा सर ने बनाया था 1995 में, जो कि मैनुअल टारगेट्स पे बना था, जो 585 था। मैंने 583 मारा है, बट मैंने जो स्कोर मारा है वो इलेक्ट्रॉनिक टारगेट्स पे मारा है। एंड उसको भी अराउंड आई थिंक 29 ईयर्स हो चुके हैं लगे हुए। तो यानी कि इलेक्ट्रॉनिक जो टारगेट है उस पर अभी तक का जो लास्ट रिकॉर्ड था वो मैं जानना चाह रहा हूँ, कितना है वो? मेरे को कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है, बट क्योंकि इतने साल पुराना मेरे पास भी रिकॉर्ड नहीं है। बट जैसा लोगों ने मेरे को बताया है वो ये बताया है कि 583 अभी तक इलेक्ट्रॉनिक टारगेट पर किसी ने नहीं मारा है। तो लोगों ने बधाई दी? बहुत सारे लोगों ने, वहीं से पता लगा कि ये हो चुका है। अच्छा, तो जब तक आप कर रहे थे तब तक नहीं आइडिया था कि क्या कर दिया आज? नहीं, इतना नहीं पता था कि क्या हो रहा है। अच्छा, आदर्श, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि कौन कौन से जो इवेंट हैं उसमें आप पार्टिसिपेट करते हैं? मेरा जो मेन इवेंट है वो है 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल, जिसके अंदर मैंने एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था लास्ट ईयर। उसके बाद मैं स्टैंडर्ड पिस्टल, सेंटर फायर पिस्टल और 10 मीटर एयर पिस्टल भी शूट करता हूँ। अच्छा, ये देखा जाता है कि ये जो सारे जो इवेंट हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं एक दूसरे से, इवन वेपन अलग हैं, एम्यूनिशन अलग हैं। तो कितना मुश्किल होता है कि एक साथ आप एक चैम्पियनशिप में या एक इवेंट में आप इतने सारे गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं? आई थिंक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि जो मैं चारों के चारों इवेंट खेलता हूँ, उन चारों इवेंट में बहुत ही अलग माइंडसेट की ज़रूरत होती है। जहाँ की 10 मीटर्स के अंदर हमें 1 घंटा 15 मिनट मिलते हैं 60 शॉट चलाने के लिए, वहीं रैपिड फायर का जो 60 शॉट मैच है वो अगर टोटल टाइमिंग देखें तो 15 से 20 मिनट के अंदर ही ख़त्म हो जाता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें बस यही आती है कि माइंडसेट अलग है, एंड सारे इवेंट्स के अंदर एमुनिशन भी अलग है, जिसका रिकॉइल और सब कुछ समझने के अंदर थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम कई बार फेस करनी पड़ती है। अच्छा आदर्श, देखा हमने कि आपने जूनियर लेवल पे भी 3 नेशनल रिकॉर्ड्स बनाए हैं। हाँ, वो नेशनल रिकॉर्ड्स मैंने 2017 की नेशनल चैम्पियनशिप्स में बनाए थे, जब मैंने एक ही नेशनल चैम्पियनशिप में 15 मेडल्स लिए थे। उस टाइम पे मैंने 3 न्यू नेशनल रिकॉर्ड सेट किए थे जूनियर में। अच्छा, एक चैम्पियनशिप चल रही है, उसमें आपने 15 मेडल जीते। ये क्या ये भी एक आम शूटर के लिए इतना इजी होता है, या ये भी एक रिकॉर्ड है 15 मेडल जीतना? एक नेशनल चैम्पियनशिप के अंदर मैक्सिमम अगर शूटर अगर बहुत ही अच्छा ईयर जाता है तो 7, 8, 9 मेडल जीत लेता है। बट वो मेरे लिए भी बहुत एक्सेप्शनल था कि मैं जिस इवेंट के अंदर शूट कर रहा था, हर इवेंट के अंदर मेडल ले रहा था, चाहे वो जूनियर हो चाहे वो सीनियर हो। और इवेंचुअली फिर धीरे धीरे करके बाद में पता लगा कि 15 मेडल्स हो चुके हैं, जो अभी तक मैं भी नहीं ब्रेक कर पाया हूँ वापस। अच्छा, अब बात करते हैं इंटरनेशनल मेडल्स की, इंटरनेशनल इवेंट्स की। तो किन किन इवेंट्स में कितने कितने मेडल और कौन कौन से मेडल जीते हैं? लास्ट ईयर जो मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट है वो है एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल लेना। उसके बाद मैंने 2022 में वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स के अंदर जूनियर्स में एक ब्रॉन्ज और एक गोल्ड मेडल जीता था। 2021 जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स के अंदर मैंने सिल्वर और गोल्ड मेडल जीता था, एंड 2018 की वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी मैंने एक गोल्ड मेडल जीता था। उसके अलावा साउथ एशियन गेम्स में 2019 में मैंने गोल्ड मेडल जीता था।
3 मैं अब तक एशियन चैम्पियनशिप्स में मेडल जीत चुका हूँ, और लास्ट ईयर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भी सिल्वर मेडल लिया था, एंड अराउंड 7-8 जूनियर वर्ल्ड कप के मेडल्स हैं। तो अभी इतने सारे मेडल्स ऑलरेडी जीत चुके हैं, अभी और क्या अचीव करना बाकी है? अभी अगर आप बेंचमार्क में देखा जाए तो बेंचमार्क के अंदर मेरा बस एक इंडिविजुअल मेडल लेना वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स के अंदर, सीनियर्स के अंदर, एंड ओलंपिक मेडल लेना, ये 2 चीज़ें अभी मेरा एम है, जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2026 में होगी एंड ओलंपिक गेम्स 2028 में होगा। तो अच्छा, इससे पहले क्या कभी क्वालिफाई किया ओलंपिक में? नहीं, ओलंपिक लास्ट ईयर मैंने ओलंपिक के जो सिलेक्शन ट्रायल्स थे वो दिए थे, एंड लास्ट ईयर मैंने कोटा भी बहुत ही कम मार्जिन जो इनअटेंस होता है उसके साथ मिस किया था, एंड उसके बाद थोड़ा सा एक मेरे शोल्डर के अंदर इंजरी हो गई थी, जिसकी वजह से मेरे को ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा बैक फुट पे हो गया था। तो अभी उस इंजरी की क्या स्थिति है? अभी फिजियोस के हिसाब से 90 to 95% वो हील हो चुकी है, बट एक क्रॉनिक डिजीज़ थी, एक क्रॉनिक इंजरी थी, तो उसे हील होने में थोड़ा टाइम लगता है, बट मैं रिहैब और रिकवरी अच्छे से कर रहा हूँ, तो मोस्टली 2-3 महीने में ठीक हो जाएगा। अच्छा, अगर हम ओलंपिक क्वालिफिकेशन की पहले बात करते हैं, क्वालिफाई करना कितना टफ होता है, कितने जो प्लेयर्स हैं वो मैदान में होते हैं क्वालिफाइंग राउंड में? जो क्वालिफिकेशन होता है उसके लिए सबसे पहले तो वर्ल्ड के सारे टॉप एथलीट्स उसमें compete कर रहे होते हैं ओलंपिक कोटा प्लेस के लिए, और उसके बाद हर इवेंट के अंदर एक कंट्री को मैक्सिमम 2 कोटा प्लेसेस मिल सकते हैं, और एक कंपटीशन के अंदर बस एक ही कोटा प्लेस एक कंट्री को मिल सकता है। एंड हमारे स्पोर्ट के अंदर जो यूरोपियंस हैं और जो चाइनीज़ है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और हम कहीं ना कहीं रैपिड फायर पिस्टल के अंदर इंडियन एथलीट्स अभी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं जितना अच्छा करना चाहिए, तो उसकी वजह से ओलंपिक कोटा लेना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। नहीं, जैसे अभी हाल ही में मनु भाकर ने 2 प्राइज़ जीते, तो कहीं ना कहीं जब इस तरह का एक इंडियन प्लेयर परफॉर्म करता है तो बाकी प्लेयर्स का मनोबल बढ़ता है उससे? हाँ, 100%, क्योंकि सब साथ ही में ट्रेनिंग करते हैं एंड सब एक दूसरे को मेहनत करते हुए देखते हैं, एंड इवन जो हमारा जो कंपटीशन का माहौल होता है सब साथ में रहते हैं, तो उससे ऐसा लगता है कि हाँ, ये कोई बड़ी बात नहीं है अगर किसी ने ऐसा कर दिया है, तो हमारा जो होता है हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है कि हाँ, हम भी ये कर सकते हैं अगर कोई हमारे साथ रहने वाला इंसान कर सकता है तो। तो अभी जैसे ओलंपिक की बात कर रहे हैं आप, तो उसमें कौन से आप इवेंट चुनेंगे कि जिसमें ओलंपिक में क्वालिफाई करना चाहेंगे, या ये पॉसिबल है कि आप चारों इवेंट में क्वालिफाई कर पाएँ? बेसिकली मेरे करने वाले बस 2 ही इवेंट 10 मीटर्स एयर पिस्टल और रैपिड फायर पिस्टल ओलंपिक इवेंट्स हैं, तो एंड मेरा मेन इवेंट जो है वो 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल है, तो मैं उसी में ट्राई करूँगा अगले ओलंपिक्स के लिए। अच्छा, बात करते हैं आदर्श, अभी आपने इनकम टैक्स में ज्वाइन किया है, शुरुआत कहाँ से हुई, अगर आप बताएं कि दिमाग में कैसे आया कि मुझे शूटिंग करनी है? शूटिंग, मेरी जो सिस्टर हैं वो मेरे से 2 साल पहले से शूटिंग करती थी, एंड मेरे को क्रिकेट और बैडमिंटन खेलना बहुत पसंद था, बट बिकॉज मेरे को बाय बर्थ एक प्रॉब्लम थी स्पाइनल बाइफेडा करके, उसकी वजह से बैक इंजरीज़ की वजह से मैं उन स्पोर्ट्स को जो ज़्यादा डायनेमिक थे उन्हें परस्यू नहीं कर पाया, तो इसीलिए मेरे को कोई ऐसा स्पोर्ट लेना था जिसके अंदर फिज़िकली बॉडी इतना डिमांड ना करे, तो इसीलिए मैंने शूटिंग स्टार्ट करी अपनी सिस्टर को देखकर। तो कौन सा सन था वो, किस तरह का माहौल था, या किस तरह के चैलेंजेस उस दौरान देखे? 2015 में स्टार्ट किया, तो उस टाइम पे बहुत सारे अच्छे एथलीट शूटिंग करते थे और हमें बिल्कुल नहीं आता था, तो जब हम शूटिंग रेंज पे जाते थे और देखते थे कि वो इतना अच्छा शूट कर रहे हैं, तो कई बार ऐसा लगता था कि यार पता नहीं क्या मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, तो स्टार्ट किया और फिर 1-2 साल में ही इतनी मेहनत करी कि रिज़ल्ट दिखने लग गया, फिर बस तब से ऊपर ही चढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, परिवार के लिए कितनी मेहनत होती है एक खिलाड़ी को तैयार करने में? अगर डाइट देखी जाए, ट्रेनिंग देखी जाए, तो मेरे को ऐसा लगता है कि आपके अराउंड एटलीस्ट 3-4 लोग ऐसे होने चाहिए जो आपको 24 आवर सपोर्ट कर सकें, क्योंकि एक एथलीट के लिए डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा जो ट्रेनिंग शेड्यूल होता है वो बहुत ही ज़्यादा टफ होता है, एंड उसके बाद जो रिसोर्सेज है उसकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो इसलिए आई थिंक 2-3 लोग अगर आपके साथ हैं तो बहुत ईजी हो जाता है करने के लिए। तो यानी कि मम्मी पापा के अलावा भी लोग चाहिए सपोर्ट करने के लिए? कोच, मेंटोर चाहिए कोई ना कोई, बिकॉज वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। एंड बहुत बार ऐसा होता है, जैसे मेरी जर्नी के अंदर बहुत सारे सीनियर एथलीट्स का भी रोल है जिनको देखकर मैंने सीखा, और
उन्होंने खुद मेरे को प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम सही करने में मदद करी। तो मेरे को ऐसा लगता है कि एक कोच और एक जो हमारे सीनियर एथलीट्स हैं, जो हमारे मेंटर्स हैं, उनका भी साथ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मेरे को बहुत अच्छे से मिला। तो इस बार अब नेक्स्ट टारगेट वर्ल्ड चैम्पियनशिप और ओलंपिक्स यही है? हाँ जी, अभी नेक्स्ट ईयर, अभी ओलंपिक ख़त्म हुआ है तो नेक्स्ट ईयर से वापस स्टार्ट होंगे कॉम्पिटिशंस, एंड नेक्स्ट ईयर भी नवंबर के अंदर वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स है, तो मेन अभी टारगेट वही है। साल में कितने 365 दिन होते हैं, कितने दिन प्रैक्टिस होती है? आई थिंक मोर और लेस 270 to 300 डेज ट्रेनिंग करते हैं जो भी टॉप लेवल एथलीट्स हैं ज़्यादातर, तो इतना ही होता होगा। 300 तो होता ही होगा। नहीं तो आपका क्या रहता है? 300 days। तो ये थे हमारे साथ आदर्श सिंह शूटर, जो कि कह रहे हैं कि हालांकि इससे पहले तमाम रिकॉर्ड्स बना चुके हैं और अब इनका नेक्स्ट टारगेट जो है वो नेशनल चैम्पियनशिप और इसके अलावा ओलंपिक में भारत के लिए मेडल जीतना है। तो हम सबसे पहले इन्हें शुभकामनाएं देंगे आगे के इनके मैचेस, इनके आगे के लिए जो टूर्नामेंट्स होने हैं, और जो अभी तक की अचीवमेंट है वो लाजवाब है। हरियाणा तक के लिए फरीदाबाद से सचिन गौड़।